नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी वर्णमाला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। और ये हिंदी वर्णमाला आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ना केवल यूपी कांस्टेबल, आपके जितने भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका MPSI हो गया, MP का, और भी जो पटवारी के पेपर हो गए जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, MP टेट के में भी आता है। तो इन सब के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो समय समय पर मिलते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे हम आज। तो ये है आपका हिंदी वर्णमाला। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे कि हिंदी वर्णमाला सर्वप्रथम लिखी किसने है। बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला जेसुआ कैटलर द्वारा लिखी गई। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में तो नहीं, लेकिन इसमें पूछ भी सकता है। लेकिन आपका UPSI हो गया या लेखपाल हो गया, उसमें ये वाले ज़रूर पूछ लेते हैं। तो ये आप नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये किसने लिखी है हिंदी वर्णमाला? जेसुआ कैटलर द्वारा लिखी गई। इन्होंने एक और वर्ड जोड़ा है, बड़ा, इस पे चांदबिंदी। कोई पूछ ले कि ये बड़ा पे चांदबिंदी, ये वर्ड किसने जोड़ा है, तो ये जेसुआ कैटलर द्वारा जोड़ा गया हिंदी वर्णमाला में। आगे, वर्णमाला पंडित कामता प्रसाद गुरु की सम्मान है। मतलब जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं जिसमें हम 52 वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये किसकी पढ़ते हैं हम? पंडित कामता प्रसाद गुरु की। तो आगे चलते हैं, इनको आप नोट करते जाएं या तो साथ साथ, या फिर पहले पूरी वीडियो को देख लें, समझ लें, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये 52 वर्ड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं वो कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा दिए गए हम पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम वर्णमाला को मूलतः दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपकी हो गई मौखिक, एक हो गई लिखित। मौखिक और लिखित, कोई भी हम चीज़ जब बोलते हैं तो एक तो हम मौखिक रूप से बोल सकते हैं, एक हम लिख कर भी बता सकते हैं। तो वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक को फिर दो भागों में भाग कर दिए गए हैं मौखिक वर्णमाला के। एक को नाम दिया गया स्वनिम, दूसरे का ध्वनि। ज़्यादा लोग यहाँ से पढ़ते हैं ध्वनि से लेके, लेकिन हमको स्वनिम को भी पढ़ के चलना है, क्योंकि आजकल बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। तो मौखिक में कौन सी हो गई? स्वनिम और ध्वनि। इसको वर्ण को हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले इनको क्लियर कर लें ये होती क्या है। स्वनिम, यह भाषा विज्ञान की एक इकाई है। और ध्वनि, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को तो हम जानते ही हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो वो वर्ण हो जाता है। लेकिन हम ध्वनि, स्वनिम और ध्वनि को पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में कि यह होती क्या है। तो स्वनिम के बारे में हम देखते हैं। स्वनिम, मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुख से निकलती है उसे स्वनिम कहते हैं। यह भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई होती है। अगर वह क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ ले कि भाषा विज्ञान की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है, और ध्वनि भी ऑप्शन में दे दे और स्वनिम भी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन में स्वनिम सही करना है, आप ध्वनि को टिक ना करें। आगे देखिए, कई स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि उसमें बताया गया है कि आपकी जो एक बार मुंह खोलने और बंद करने की भी जो आपकी वायु मुख से अंदर बाहर होती है उसको स्वनिम कहते हैं। तो जो कई स्वनिम मिलकर आपकी एक ध्वनि उच्चारण करते हैं, इसको बोल सकते हैं। यह उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि उच्चारण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह स्वनिम होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि लगाना है आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दिमाग में रख के चलनी है अच्छे से। आगे अब हम ध्वनि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनमें माइनर सा डिफरेंस है और इतने में ही क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ध्वनि, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर वह पूछे उच्चारण की सबसे छोटी इकाई तो आपको स्वनिम लगाना है, ठीक। अगर वह पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको ध्वनि लगाना है।
ध्वनि को यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी है, क्योंकि हम इसको मौखिक रूप से बोलते हैं तो इसको हम सबसे छोटी मौखिक इकाई भी कहते हैं। इसको और नाम दिए गए हैं। यह अप्रमाणिक और अप्रत्यक्ष इकाई भी होती है, क्योंकि वह एक चीज़ से कई जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटी छोटी चीज़ें को मिलाकर। वह आपको मौखिक इकाई न पूछकर वह आपसे अप्रमाणिक या फिर अप्रत्यक्ष इकाई भी पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों जो शब्द हैं इनको भी ध्यान रख के चलना है कि किनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ये आप एक पहले पूरा वीडियो समझ लें, उसके बाद नोट बनाएं या फिर साथ में ही स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं आप। वर्ण, जिनका खंडन ना हो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की ऐसी इकाई जो प्रमाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित होती है उसे वर्ण कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम ये जो छोटा बड़ा जो लिखते हैं इनको हम लिख सकते हैं, इसलिए इनको प्रमाणिक भी कहते हैं, प्रत्यक्ष भी है और लिखित इकाई भी कहते हैं। यह भी सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वह छोटी के साथ साथ क्या लिख के देगा आपको, प्रमाणिक या फिर प्रत्यक्ष या फिर लिखित इकाई पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाना है, ठीक, आपको वर्ण। और वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई पूछे तो भी वर्ण होता है। ठीक है, स्वर रहित इकाई ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे ये लिखा है राम, अगर वो पूछे आपको कि राम में कितने वर्ण हैं, तो एक तो ये रा, इसमें से जब स्वर निकल गया फिर इसमें बड़ा प्लस माँ प्लस आ, इन 4 वर्णों से मिलकर यह बना है राम। तो इसमें कुल कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण। अगर वो आगे देखते हैं अक्षर के बारे में, स्वर युक्त वर्ण अक्षर कहलाता है, अमात्रिक वर्ण अक्षर कहलाता है। स्वर युक्त वर्ण अक्षर कहलाता है, जिसका खंडन करना संभव हो अक्षर कहलाता है। जैसे इसमें देखते हैं आगे, ऊपर दिया था जैसे हमने राम, उसमें वर्ण देखे थे, ऐसा ही हम इसमें देख रहे हैं कि राम में कितने अक्षर हैं। तो आप देख रहे हैं राम में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, जिनमें राम में आपको दिख रहा होगा कि इनमें इसमें भी आ है और माँ में भी छोटा आ छुपा हुआ है। तो इसमें कितने अक्षर हो गए, 2। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कुमार, कुमार में कुल कितने अक्षर हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 अक्षर हैं। लेकिन अगर इसमें हम वर्ण देखें, अगर वो पूछे कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं, तो एक तो का हो जाएगा, इसमें से छोटा ऊ अलग हो जाएगा, प्लस माँ में से आ अलग, प्लस रा, और रा में से भी छोटा अलग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, कुमार में कितने वर्ण हो जाएंगे, 6 वर्ण, और अक्षर कितने होंगे, 3 अक्षर। तो ये जो वीडियो है मैं बिल्कुल डिटेल में बना रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी आपसे क्वेश्चन ना छूटे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम देखते हैं शब्द के बारे में, एक एक वर्ण, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ये तो सबको पता है कि जैसे सा, आ, डा, आ, का और आ, ये सब वर्ण मिलके क्या बनाया है, एक वर्ण शब्द, सब वर्णों का मेल हुआ है जो एक सार्थक मेल है। तो ये क्या बन गया, एक शब्द। इससे भी बनता है क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, शब्द। अगर वो पूछता है आपको कि 4 की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम सार्थक इकाई पूछे, अगर वो सार्थक जिसका कोई अर्थ बन रहा हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी शब्द हो जाएगी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर है उपवाक्य किसे कहते हैं, आधा आशय प्रकट करने वाला वाक्य उपवाक्य होता है। जैसे मेरे अध्यापक ने मुझे बताया, तो जब आपको क्लियर ना हो कि क्या बताया, या फिर कोई भी वाक्य अधूरा होता है, जैसे हमें कोई और सूरज निकलता है, या फिर कोई कैसे बोलते हैं हम कि कोने में, तो क्या है कोने में, ये तो है पता आपको कि कुछ है, लेकिन पूरा आशय नहीं मिल रहा है। जैसे इसमें आपने देखा है
मेरे अध्यापक ने मुझे बताया। तो आपको पता चल रहा है कि कुछ बताया है लेकिन क्लियर बात नहीं कही गई है कि क्या बताया है, तो इसमें आशय जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम उपवाक्य। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको दिमाग में रखते चलना है। अब हम बात करते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य पूर्ण भावार्थ प्रकट करने वाली इकाई होती है। शब्दों का व्यवस्थित मेल ही वाक्य कहलाता है। देखो, वर्णों का व्यवस्थित मेल तो आपको पता है कि शब्द होता है, लेकिन शब्दों का भी व्यवस्थित मेल जो होता है वो वाक्य होता है। तो इसमें कैसे, जैसे लिखा है राम है जाता घर, तो आपको इसकी जो अर्थ है वो तो समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन ये इसको क्या हम सब वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक व्यवस्थित नहीं है। संज्ञा इनके सारे जो वे हैं वो इनको व्यवस्थित रखना पड़ेगा आपको, तभी एक वाक्य कहलाता है। आपको रखना पड़ेगा कि राम, फिर घर, फिर जाता, फिर है। आप जब इनको इस लाइन में बनाएंगे तभी एक वाक्य सही कहलाएगा। आगे देखते हैं। तो आप इनको साथ में नोट्स आप बाद में बनाना, पहले आप अच्छे से समझ लें वीडियो को। तो इनसे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान में रखें, ये ज़्यादातर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये नोट डाउन करते जाएं। बाल पहाड़े मतलब जैसे कि हम बचपन में पढ़ते हैं, पहाड़े पढ़ते थे स्कूल में, या गिनती पढ़ते थे बोल बोल के कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ही हम जब छोटे होते हैं क्लास 1-2 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो आपको छोटा बड़ा पढ़ाए जाते हैं, तो इनको कैसे गा के पढ़ाए जाते हैं कि छोटा फिर बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी भावार्थपूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ये मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बहुत से बहुत। अभी जो आपकी बीपीएससी की परीक्षा हुई है 6 to 8 की, इसमें अभी आया था यहाँ से क्वेश्चन। ये पूछ लिया था कि हिंदी भाषा है कहाँ से निकली है, तो आपका उसमें आंसर था अपभ्रंश। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं है, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आई संस्कृत। संस्कृत में पाणिनि जी जो है उन्होंने 63 वर्ण दिए। पाणिनि संस्कृत के बाद पाली, पाली में थे आपके 44 वर्ण, 44 वर्ण। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत में भी 44 वर्ण। प्राकृत के बाद आई आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश में कितने वर्ण? 43 वर्ण हुए। इसमें से ऋषि को हटा दिया गया था। और जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें तो हैं 52 वर्ण। तो ये 52 वर्ण किसने दिए? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने बाद में दिए। जब वो अपभ्रंश में आए हुई थी तो वहाँ पे कितने वर्ण थे? 43 वर्ण थे। ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसमें पढ़ाएंगे तो वहाँ से बताएंगे कि अपभ्रंश कितने भागों में बटी है और कहाँ से कौन सा अपभ्रंश कहाँ पे बोला जाता है, कितनी कहाँ पे बोली, कौन सी बोली बोली जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम इस वर्णमाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। अब हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर क्या कहलाते हैं पहले हम डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। शु प्लस अर से मिलकर बना है स्वर। उ प्लस आ मिलके क्या बनता है? आ। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे इसमें डिटेल में। तो ये स्वर क्या होते हैं? सरल होते हैं, सहज होते हैं और स्वाभाविक होते हैं। यह निराश्रित इकाई भी कहा जाता है इनको। मतलब क्या निराश्रित इकाई? ये किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की भी जरूरत आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं बोल सकते हैं। यह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये दीर्घकालीन होते हैं, मतलब इनको हम थोड़ी ज़्यादा समय तक बोल सकते हैं। जैसे कि हम छोटा बोलें तो हमको इसको आ या फिर ऊ या फिर ई कितनी भी देर तक बोल सकते हैं। लेकिन जब हम वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उनको, जैसे का है तो इसको का को हम सिर्फ का बोल सकते हैं। इसको हम लंबे समय तक बोलेंगे तो उसमें से भी हम स्वर निकलने लगेगा, तो उसमें इसीलिए हम स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घकालीन इकाई। तो ये वर्णमाला का टॉपिक एक वीडियो में तो नहीं होगा, इसके हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 2 या 3 वीडियो में, तो आप बने रहें। व्यंजन क्या होता है? वी, अम प्लस जन, ये 3 वर्णों से मिलके बना है। वी मीन्स होता है भिन्न, अम मीन्स सहायता और जन मीन्स समूह।
भिन्न रूप से सहायता लेने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। मतलब यह इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत होती है, किसकी, स्वरों की सहायता होती है, सहायता लगती है इनको। यह अल्पकालीन इकाई होती है, यह आश्रित इकाई होती है। आश्रित क्यों? क्योंकि इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अब इसमें आते हैं अयोगवाह पे। अयोगवाह क्या होते हैं? इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं। ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, पर लेखन की दृष्टि से इन्हें स्वर मान लेते हैं। किसने माना है लेखन की दृष्टि से इन्हें स्वर? पंडित किशोरी लाल जी द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप याद रखें कि लेखन की दृष्टि से अयोगवाह को स्वर किसने माना है? पंडित किशोरी लाल जी ने। इनको ये आप की पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वर। स्वर को भी तीन भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को आपको बता दें, यह त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, संवादिक स्वर कहा जाता है। ये किसी को बुलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं या फिर किसी एकांकी या नाटक में प्रयुक्त होते हैं लंबे समय तक। जैसे कि हम ओम बोलें तो ये डा जैसा जो बनता है, इसको ही प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम बोलें तो बीच में जो डा जैसा चिन्ह आता है, इसको जो प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। यहाँ से आप सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जो अभी बीपीएससी परीक्षा हुई थी वहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, और जोड़ों में दिए गए थे दो दो स्वर। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 होते हैं, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हीं को हम मूल ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं, मूल स्वर भी बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वर को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो लघु स्वर भी कहते हैं इनको हम, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं कि इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। हस्तलिखित स्वर, मूल स्वर, शिथिल स्वर और या फिर कोमल स्वर, ये सभी ह्रस्व स्वर के नाम हैं। और ह्रस्व स्वर होते कितने हैं? 4। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर, इनको गुरु स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ लिखित स्वर, कठोर, प्रयत्नी या फिर संधि स्वर। संधि स्वर मतलब क्योंकि हम संधि में इन्हीं स्वरों की आवश्यकता होती है, इन्हीं स्वरों के द्वारा संधि होती है। तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे जो मैं अब बता रहा हूँ। मुख्य दीर्घ, समान दीर्घ या फिर सजातीय दीर्घ, यह 3 होते हैं। सवर्ण स्वर भी कहते हैं इनको। कैसे? सवर्ण मतलब सामिस एक समान, जो एक समान स्वरों से मिलकर बनते हैं उनको सवर्ण स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर क्या बना आपका? बड़ा आ। छोटी ई या छोटी ई से मिलकर क्या बनी आपकी? बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर क्या बना आपका? बड़ा ऊ। तो मतलब एक एक समान स्वर से मिलकर ये बड़ा दीर्घ स्वर बन रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? सवर्ण स्वर या फिर मुख्य दीर्घ स्वर। आपको पूछ ले कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 3, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। असमान दीर्घ स्वर क्या होता है? तो आपको इससे समझ ही गए हो कि जो असमान स्वरों से मिलके बनते हैं उनको असमान स्वर कहते हैं। इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये मिश्र होते हैं, मिक्स बन के बनते हैं। संयुक्त स्वर, असवर्ण स्वर, विजातीय स्वर। जैसे क्या है आपका? ए, ऐ, ओ और औ। कैसे? क्योंकि ये ए कैसे बनता है? छोटा आ प्लस छोटी ई, इन दोनों से मिलके क्या बनता है? ए। तो ये क्या हो गए? अलग अलग स्वरों से मिलके बन रहे हैं, समान स्वरों से मिलके नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? असमान, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, असवर्ण स्वर या फिर विजातीय स्वर। ओ कैसे बनता है? आय के बारे में बात करते हैं। ए बनता है छोटा आ और ई से मिलके, और आय बनता है छोटा आ प्लस ए से बनके। इसीलिए आपने दीर्घ स्वर को देखा होगा कि वहाँ पे संधि स्वर भी लिखा है कि संधि स्वर, आपको पता है ए आई ने संधियों में प्रयोग होंगे। और अब ओ कैसे बनता है? छोटा आ प्लस ऊ से मिलके ये आपका ओ बनता है। और आओ कैसे बनता है? छोटा आ प्लस ओ से मिलके आपका आओ बनता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वर्णमाला अगर अच्छी हो गई तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे ही, सही होंगे क्वेश्चन, और आपको संधि में भी बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि वर्णमाला जिसकी अच्छी होती है उसकी संधि भी सही होती है। तो व्यंजन क्या होता है? ऐसी इकाई जो स्वरों पर आश्रित
होती है इनकी मूल संख्या 33 होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है। मूल संख्या कितनी है आपकी 33। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय या फिर संघर्षी या फिर अल्पीय व्यंजन। तो इनके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक जितना पढ़ाया है आपको व्यंजन तक, ये आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है और आपको इनको बार बार रिपीट भी करना है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए छोटे छोटे जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और आप इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आपको दे दिए, आप इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपको लिखने में आसानी होगी, क्योंकि अब नोट्स बनाने का समय नहीं है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लें 1-2 बार वीडियो देख के, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसकी जो बाकी का पोर्शन है वो मैं आपको कल अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।